हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और बढ़िया चल रही होगी आपकी एनसीईआरटी। रिवीजन चल रहा होगा। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। सैटरडे संडे रिवीजन किया करो। जितने लेक्चर मैंने करा दिए, जितना कुछ पढ़ लिया, उन सबका रिवीजन किया करो। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, हमने डायनेस्टीज पढ़ ली थी। शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी हमने कवर कर ली थी। और लास्ट डायनेस्टी कौन सी पढ़ी थी हमने? नंदा डायनेस्टी। महापद्म नंदा, ददानंद जो बदतमीजी काट रहे थे बहुत ज्यादा, इनके चंद्रगुप्त से पंगा हो गया था। मैंने आपको वो चीज पढ़ा दी है। अभी क्या है कि इसके बाद हमारा मौर्यन एम्पायर आ जाएगा, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद मौर्यन एम्पायर आ जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इन्वेशंस हुए थे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा, वो पढ़ाने जरूरी है। एनसीईआरटी भी मेंशन करता है, मैंने भी पढ़े थे जब अपनी स्टडी करी थी, और आपको भी पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो कहने का मतलब ये, आपको 2 तरह के इन्वेशन हुए हैं, पर्शियन और ग्रीक इन्वेशन। इन्वेशन क्या होते हैं? आक्रमण। कहने का मतलब ये है कि अपने भारत पर आक्रमण हुए थे, जो पर्शियन ने आक्रमण किया था, और फॉरेन मतलब पर्शियन ने, और ग्रीक इन्वेशन हुए थे। ठीक है। ग्रीक इन्वेशन में आए थे अपने अलेक्जेंडर, सुना है? अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत ही गजब का प्लेयर भाई साहब, खतरनाक। पोरस उससे भी ज्यादा खतरनाक। वो मैं आपको सब बताऊंगा, आपको कहानी सुनाऊंगा पूरी। बट उससे पहले कुछ इन्वेशंस हैं, आक्रमण हुए हैं कुछ, उनको पढ़ लेते हैं। फिर हम आ जाएंगे अपने चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर। ठीक है। चाणक्य वगैरह वहाँ पे आ जाएँगे। ओके, तो सबसे पहले अपने को कवर करना है, 1 सेकंड पेन कहाँ है? पेन ले लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है पेन। पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेशन, ठीक है? पर्शियन इन्वेशन मतलब पर्शियन आक्रमण में क्या कहते हैं, कुछ ये 3 मेन हैं वैसे तो, साइरस, डेरियस और ज़र्सिस, ये 3 इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अपना आ जाएँगे अलेक्जेंडर पर, ठीक है? तो सबसे पहले हम साइरस की बात करते हैं। टाइम पीरियड है 558 से 530 बीसी, एनसीईआरटी क्लेम करती है इस चीज़ को, ठीक है? इसमें क्या हुआ है, साइरस वाज़ द ग्रेट, साइरस द ग्रेट, अपने आप को देखो, टाइटल देख लो, साइरस द ग्रेट वाज़ द ग्रेटेस्ट कन्करर ऑफ द अकेमेनियन एम्पायर। ये बहुत ही अच्छा विजेता रहा है वैसे, इसने काफ़ी सारी मतलब चीज़ों को एक्वायर किया है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग वो हैं जिन्होंने ना इस टाइम पर आक्रमण किए हैं। इस टाइम पर नंदा डायनेस्टी एक्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने इस बीच में आक्रमण किए हैं, तो वो चीज़ है, जो-जो आक्रमण जो किए हैं ना, उनसे क्या प्रभाव पड़ा है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसने क्या काम करा, ये काफ़ी अच्छा विजेता था, इसने काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंडर में ले ली थी। ही वाज़ द फर्स्ट कन्करर हू लेड एन एक्सपेडिशन एंड एंटर्ड इनटू इंडिया। इसने एक अभियान चलाया, कहने का मतलब है शुरुआती दौर ये था इसका। अभियान मतलब शुरुआत इसने कर दी कि हाँ भाई, अब हम इंडिया में जाएँगे, लूट-पाट मचाएँगे और मज़े लेंगे फुल। ठीक है, क्योंकि अब सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इंडिया में आपका जो वो होता है ना ये बहुत था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, बाग यहाँ पे कब्ज़ा नहीं करते थे, कब्ज़ा तो अपने मेडिवल में पढ़ोगे आप। कब्ज़ा तो बाद में करना स्टार्ट हुआ। लोग और पहले क्या करते थे, लूटते थे और चलते बनते थे, यही चीज़ करते थे। ठीक है? तो उसने भी यही करा कि अभियान चलाया और एंटर कर दिया इंडिया में। ही कैप्चर्ड द गंधारा रीजन। गंधारा रीजन जितना भी था वो सारा इसने कैप्चर कर लिया, ऊपर का पोर्शन जितना भी था वो सारा कैप्चर कर लिया इसने। ऑल इंडिया ट्राइब, जितनी भी जनजातियाँ थी, टू द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर सबमिटेड टू हिम। जितनी भी जनजातियाँ थी, उन सब ने इसके खिलाफ मतलब सबमिट कर दिया था, अपने हथियार गिरा दिए थे कि हम इसे जीत नहीं पाएँगे, तो इसने सारा एरिया कब्जा कैप्चर कर लिया था। अब ये लोग हथियार क्यों गिरा देते थे, ये मैं आपको आगे बताऊँगा अलेक्जेंडर के टाइम पे। ये अचानक से ये लोग आते थे और ऐसे कब्जा कैसे कर लेते थे, जबकि डायनेस्टी भी चल रही है, तो ऐसे ये लोग कब्जा कैसे कर लेते थे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। ठीक है? हिज़ सन, ये क्या नाम है इसका, कैम्बिसेस हैड नो टाइम टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया। कैम्बिसेस जो इसका बेटा था, उसके पास समय था नहीं, वो ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं पालता था, कि उन्होंने कहा कि पापा कर रहे हैं, पापा को करने दो। तो पापा कर करा के निकल लिए, इसके बस की कुछ नहीं था, इसने कुछ नहीं किया। ठीक है? तो साइरस का टाइम पीरियड इतना था, इम्पोर्टेंट नहीं है, अलेक्जेंडर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बैटल ऑफ हाइडेप्स हाइडेप्स आ जाएगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं देरियस की। देरियस वन द ग्रैंडसन ऑफ पोता जो है, इसका बेटा, कैम्बिसेस का बेटा, देरियस वन, इसको इंटरेस्ट आया इंडिया में। टाइम पीरियड क्या है? 522 से 486 बीसी का टाइम पीरियड है, ठीक है? कन्क्वायर्ड द इंडस वैली इन 518 बीसी। 518 बीसी में इसने सिंधु रिवर नदी जो है, इसके पास वाला जितना भी एरिया है वो सारा कैप्चर कर लिया, ठीक है? यहाँ तक कि एनेक्स द पंजाब एंड सिंध, पंजाब और सिंध को इसने कैप्चर कर लिया। सिंध समझ गए ना? जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में जो, जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना, पंजाब अपना क्षेत्र, ये वाला पोर्शन इसने कैप्चर कर लिया था, ठीक है? दिस रीजन बिकेम द 20th शताब्दी ऑफ हिज एम्पायर। इट वाज द मोस्ट फर्टाइल, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जमीन थी जो इसने कैप्चर करी है। मतलब यहाँ से लोग वालों को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ये लोग करते थे, तो ये चीज इसने कैप्चर कर ली थी। Darius sent a naval expedition under the Scalis to explore the Indus। इसने पानी के थ्रू, अपनी नौसेना के थ्रू इसने एक्सप्लोरेशन अपना स्टार्ट किया। ठीक है, तो देरियस का टाइम पीरियड इतना था। इसके बाद आती है जर्जिस की बारी आती है। इसका टाइम पीरियड है 465 से 456 बीसी तक का।
Xerxes utilized his Indian provinces to strengthen his position. He deployed Indian infantry and cavalry to Greece to fight his opponent. इसने क्या काम करा? इसने एक तो कौन सी सेना? थल सेना, पैदल चलने वाली सेना बनाई, और कैवलरी मतलब घुड़सवार जो होते हैं। इन्फेंट्री होती है पैदल सेना, और कैवलरी होती है घुड़सवारी। ठीक है, घुड़सवार जो होते हैं ना, इसने ये 2 अपनी सेनाएँ बनाई और इनके साथ इसने बदतमीजी काटनी शुरू करी। कहने का मतलब ये है कि डेवलप हो गया इसका दिमाग थोड़ा-सा कि हाँ भाई, ये चीज़ें कर लेता हूँ मैं, और इसने अपनी पैदल सेना बनाई और घुड़सवार लोगों के साथ इसने आक्रमण करने शुरू कर दिए। बट दे रिट्रीटेड आफ्टर, इसी जब इतना भाई ऐसा हो गया ना, लोग वाग ने क्या करा, जब इसने आर्मी बना दी अपनी, तो इसको अपने आप को हो गया घमंड कि मुझसे ज्यादा पावरफुल आदमी कोई है नहीं इसमें। तो इसने क्या काम करा, इसने मतलब अपने आप को घमंड में इतना वो कर लिया कि इसने देखा नहीं आप देखो ना तब, और उसने आक्रमण कर दिया ग्रीस पर। ठीक है, और ग्रीस ने इसका मुंह तोड़ दिया सही में रख के। कहीं में आप बताते हैं तो थोड़ा फील आ जाता है बताने में। जब ग्रीस पे इसने आक्रमण किया तो इसने मुंह की खाई। ठीक है, और तोड़ दिया था ग्रीस ने रख के। ठीक है, तो जब वो ग्रीस से फाइट पे हार गए, देखो लिखा भी है, बट दे रिट्रीटेड आफ्टर फेस्ड अ डिफीट इन ग्रीस। ठीक है, ग्रीस से उस वो लोग हार गया। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था, ये जो एम्पायर इसका खुद का एम्पायर इसकी पॉलिसी फॉलो करने से मना कर दिया। लिखा भी है देखो, अर्मेनियंस द आर्मेनियंस कुड नॉट फॉलो अ फॉरवर्ड पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, इसकी पॉलिसी फॉलो करना उन्होंने बंद कर दिया। द इंडियन प्रोविंसेस वाज स्टिल अंडर, लेकिन जब अब एक्चुअल में ऐसा है ना, जब बाप दादा इतना करके चले गए तो फिर भी एक इसका नाम रह गया कि हाँ भाई, इसने काफी सारा एरिया कैप्चर कर लिया था। ठीक है, डेरियस थर्ड एनलिस्टेड इंडियन सोल्जर टू फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर इन 330 बीसी। डेरियस थर्ड जो थे, फर्स्ट सेकंड का कोई जिक्र नहीं है, थर्ड जो थे उन्होंने अलेक्जेंडर के खिलाफ अपनी एक आर्मी स्टैंड कर दी कि हम इनसे लड़ेंगे। ठीक है, 330 बीसी की बात है। ठीक है, बट इतना कोई इनका लड़ाई वगैरह इतनी पॉसिबल हुई नहीं, कोई पॉसिबल लड़ाई हुई, लेकिन इतना ज़्यादा अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा था, तो उसने इन सबको कैप्चर कर लिया था। तो इतने ज़्यादा कोई इनकी जो लड़ाई थी वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई। ठीक है, तो ये था। तो ये 3 बेसिकली इन्वेशंस थे, ये 3 आक्रमण थे जो भारत पर हुए। इनको फॉरेन इन्वेशन कहा जाता है, पर्शियन इन्वेशन भी कहा जाता है। कहने का मतलब ईरान इराक वाला जो पोर्शन है ना, ये पर्शिया में आता था। ईरान इराक वाला जो पोर्शन है, ये पर्शिया में आता था। ठीक है, आफ्टर दैट, इसके बाद हमारे इनसे ट्रेड भी शुरू हो गए थे। आफ्टर अलेक्जेंडर जब आया तो हमारे वहां से भी ट्रेड शुरू हो गए थे, और पर्शियन से भी हमारे ट्रेड शुरू हो गए थे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द पर्शियन इन्वेशन, पर्शियन आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, एक सेकेंड, वीडियो अपनी सब कुछ ठीक है, ओके। अब पर्शियन इन्वेशन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, द पर्शियन इन्वेशन प्रोवाइडेड एन इम्पीडियस टू द ग्रोथ ऑफ द इंडो इरानियन कॉमर्स। इंडो इरानियन कॉमर्स के लिए एक बेसिकली कह लो कि एक रूट तैयार हो गया था। ठीक है, ट्रेडिंग का, जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह भी कर चुके थे। ऑल्सो इट प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द अलेक्जेंडर इन्वेशन। अब जैसे जैसे ये चीजें हो रही थी ना, ये सब अलेक्जेंडर तो नोटिस कर रहा था कि यार इंडिया में जाके ये लोग इतना कमा रहे हैं, इतना सबको लूटपाट कर रहे हैं, तो ये रास्ता इन्होंने अलेक्जेंडर के लिए भी खोल दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत ही खतरनाक, कभी पढ़ाएंगे उसको, अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब ये चीज हमको पता कहां चलती है, द यूज ऑफ खारोष्टी स्क्रिप्ट। खारोष्टी स्क्रिप्ट एक है, ठीक है, पर्शियन स्क्रिप्ट है वैसे तो। अ फॉर्म ऑफ इरानियन राइटिंग बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सम ऑफ अशोका एडिक्ट्स वर रिटन इन दैट स्क्रिप्ट। कुछ अशोका एडिक्ट्स इस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं एक्चुअल में। नॉर्थ इस टाइम पर ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। यहाँ पर इसी स्क्रिप्ट में हमको पिलर्स पर देखने को मिला है बेसिकली कि ये चीज ये जो होती थी, ये सब पिलर्स पे लिख देते थे। ठीक है, इसी आर्ट में। और इनका लिखने का तरीका क्या होता था, ये राइट से लेफ्ट की ओर जाते थे। हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, इनका नहीं, इनका लिखने का तरीका उल्टा था, ये राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, वी आर एबल टू सी दैट इन्फ्लुएंस ऑन द पर्शियन आर्ट ऑन द एम्पायर्स। कहने का मतलब यहाँ पे आर्ट बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, तो ये लोग पिलर्स पे और जो पत्थरों पे और जितने भी घर वर वहां पे रहते थे उन पे इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, द वेरी आइडिया ऑफ इशूइंग एडिक्ट्स बाय अशोका एंड द वर्डिंग यूज्ड इन द एडिक्ट्स आर ट्रेस्ड टू इरानियन इन्फ्लुएंस। या ईरानियन से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, क्या कहते हैं कि इनकी कॉपी करने में बेसिकली, तो इन्होंने वही चीज यहाँ पर अपनाई और अपना जितना भी स्क्रिप्ट वगैरह थी ये सब कॉपी करके इन्होंने यहाँ पर छाप दिया। ठीक है, बदतमीज तो थे ही यार पहले से ही। ठीक है, इन शॉर्ट द इरानियन कनेक्शन विद इंडिया प्रूव्ड मोर फ्रूटफुल देन द शॉर्ट लिव्ड इंडो मैकेडियन कॉन्टैक्ट। इंडो मैकेडियन कॉन्टैक्ट से ज्यादा अच्छे संबंध इनके बन गए थे आफ्टर दैट, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये आपके पर्शियन इन्वेशन यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीक इन्वेशन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान कर लेना। अलेक्जेंडर इन्वेशन, इसके बाद एक बैटल आएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो अच्छे से समझना। अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर। ठीक है,
पॉलिटिकल कंडीशन ऑन द ईव ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन। अलेक्जेंडर इन्वेशन के टाइम पे पॉलिटिकल, भाई साहब 20 साल का बंदा, समझ रहे हो, 20 साल हमारी आपकी एज चल रही होगी इस टाइम पे, है ना? ये भाई यूपीएससी एस्पिरेंट तो 21 से तो ऊपर के हो गए, है ना? बट हाँ, ये है कि 20 साल का बंदा अपने घुड़सवार सेना लेकर आया, घुड़सवारों को लेकर आया, और जो इसने बदतमीजियां काटी हैं, वो बहुत ही शानदार, मतलब खतरनाक। और 32 साल की उम्र में बेबीलोन नामक जगह पर ये चल बसे। ठीक है, अब हम समझते हैं इनकी क्या-क्या चीजें इन्होंने करी। आफ्टर 2 centuries of the Persian invasion, Alexander from Macedon invaded India. अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया इंडिया पे। पर्पस, इसका मेन पर्पस था, कब्जाना नहीं था, सिर्फ लूटना था। इसको लूट मचानी थी और अपना नाम खड़ा करना था भाई साहब, और नाम ऐसा खड़ा करते कि आज हम इसको पढ़ रहे हैं। हमको कोई नहीं पढ़ेगा आगे जाके, ठीक है? हमको कोई नहीं पढ़ेगा। मतलब अब क्या पता भाई, आपको ज़रूर पढ़ेंगे। मैं तो अपना बता रहा हूँ, है ना? हमको अब भाई बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, ठीक है? लेकिन ये बंदा ऐसा काम करके गया है कि छोड़ दिया भाई साहब इसने, अब हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है? ऑन द ईव ऑफ हिज इन्वेशन देयर वर नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब ये घुसा तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी छोटे-छोटे किंगडम्स थे। अब इसकी इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी सेना थी, ये छोटे-छोटे किंगडम्स को मिनटों में निपटा के अपना कब्जा कर लेता था। उस टाइम पे जो लीडिंग किंग्स थे वो तक्षशिला के अंबी थे, द रूलर ऑफ अभिसारा एंड पोरस। पोरस ध्यान रखना, पोरस ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनसे इनके आक्रमण हुए, ठीक है? पोरस का जरूर ध्यान रखना। Who ruled the region between the झेलम और चेनाब? झेलम और चेनाब के इधर इधर वाली बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड की। झेलम और चेनाब के बीच में जो रीजन थे, ये लोग अभिसारा तक, अंबी और पोरस, ये लोग कैप्चर कर रखे थे और ये यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, देयर वर मेनी रिपब्लिकन स्टेट्स लाइक नाइसा। नाइसा की तरह वहां पे काफी सारे रिपब्लिकन स्टेट्स भी थे। इन शॉर्ट, द नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन द मोस्ट डिसयूनाइटेड। एक सेकेंड, कहने का मतलब ये, अब मैंने आपसे बताया था ना कि ये लोग हार क्यों मान जाते थे, मैं बताता हूँ। कहने का मतलब ये, इन शॉर्ट द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिमेन द मोस्ट डिसयूनाइटेड पार्ट ऑफ इंडिया एंड द रूलर वर फाइटिंग विद वन अनदर। एक्चुअल में ऐसा था, ये जो छोटे-छोटे किंगडम्स थे ना, अब छोटी-छोटी पावर्स हैं, तो एक बंदा जैसे, एक छोटा किंगडम है, एक छोटा किंगडम, ये दो छोटे किंगडम है, ठीक है? ये किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 1 ये चाहेगा कि ये किंगडम 2 मेरे से आगे हो जाए? नहीं ना, कि ये चाहेगा हमेशा कि ये भी मेरे में मिल जाए और मैं अपने आप में सुपीरियर हो जाऊँ, मैं बड़ा हो जाऊँ। तो ये लोग क्या करते थे, इनमें ना डिसयूनिटी थी, मतलब कि इनमें यूनिटी नहीं थी आपस में। दोनों जितने भी आपस के छोटे-छोटे किंगडम्स हैं, इनमें यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी इनमें। ये लोग आपस में लड़ते-मरते रहते थे, तो इस बात का फायदा अलेक्जेंडर ने उठाया। तो ये लोग इस वजह से, जब ये आपस में लड़ रहे हैं, इनमें आपस में एकता नहीं है, तो ये आगे जाके क्या कर लेंगे, है ना? तो यही पॉइंट था, जो इंडिया इतना लूटा गया है ना, वो यही पॉइंट है, क्योंकि आपस में एकता नहीं है। यही प्रॉब्लम थी वहाँ पे। अलेक्जेंडर ने इस बात का फायदा उठाया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिमेन द मोस्ट डिसयूनाइटेड पार्ट। बहुत ही डिसयूनाइटेड पार्ट है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आपस में कोई भी यूनिटी नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ते थे। द रूलर्स वर फाइटिंग विद वन अनदर। सब एक दूसरे से लड़ते थे। ठीक है, दे नेवर कम टुगेदर अगेंस्ट कॉमन एनिमी। उसने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी से युद्ध चल रहा है तो सामने वाला ये सोचता है कि भाई युद्ध चलने दो, हम नहीं पढ़ रहे बीच में। ये था उनका हिसाब, वो पढ़ते ही नहीं थे। जैसे कि आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है? खिलजी डायनेस्टी जब वहाँ पे थी, अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो वहाँ पे चित्तौड़ का किला में वहाँ पे लोग वालों ने सुलह करना चाहा था कि हाँ भाई चलो राजपूतों से एक बार कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है? मैनेज कर लेते हैं, सब सारे मिल जाएँगे तो अलाउद्दीन खत्म, वरना धीरे-धीरे करके हम सब खत्म। ठीक है? वही चीज़ वहाँ पे हुई थी। तो वहाँ पर भी सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था कि नहीं जी, हम खिलजी से नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि ये जो छोटे-छोटे ऐसे ही आपस में एकता नहीं दिखाते थे, इस वजह से अलेक्जेंडर इनको तोड़-ताड़ के निकल लेता था। ठीक है? Yet it was not easy for Alexander to overcome so many sources of opposition. ठीक है? इसके बाद causes of the invasion, मतलब कि आक्रमण के कारण क्या थे? क्या कारण थे जो कि अलेक्जेंडर यहाँ पर आया? ठीक है? देखो बात करते हैं। अलेक्जेंडर ascended the throne of Macedonia after the death of his father Philip. फादर फिलिप की डेथ के बाद उसने उनका एरिया कब्जा लिया। मतलब भाई अब मालिक का बेटा, मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो उसने वही काम यहाँ पे हुआ। 334 बीसी में उसको मैकेडोनिया, मतलब पूरा थ्रोन उसको मिल गया। ठीक है? और उसने वहीं पर ही कन्क्वर्ड द होल ऑफ पर्शिया बाय डिफीटिंग डेरियस थ्री इन द बैटल ऑफ आर्बेला। मैंने बताया था आपको जर्सिस के टाइम पे डेरियस थ्री जो पर्शियन का ही एक रूलर था, उसने अलेक्जेंडर को मारने के लिए आर्मी तैयार की थी। तो इसने क्या काम करा कि भाई इसने कहा कि तू मेरे को आर्मी का तैयार करके मतलब मुंह तोड़ दूंगा। तो इसने क्या काम करा, अपनी आर्मी के साथ डेरियस थ्री को के साथ एक बैटल हुई। ऑर्बेला 330 बीसी में, ध्यान रखना ये बैटल ऑफ ऑर्बेला डेरियस डेरियस थ्री के साथ हुई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। इसमें अलेक्जेंडर ने उसका मुंह तोड़ दिया और उसका पूरा कैप्चर कर लिया एरिया। ठीक है? ओके।
He also aimed at further conquest eastward. The writing of Greek authors like Herodotus about the fabulous wealth of India attacked Alexander. ठीक है, Herodotus नामक एक ऑथर थे, इन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में मेंशन कर रखा है. ठीक है. Moreover, his interest in geographical inquiry and love nature. एक्चुअल में ये था ना, ये बहुत ही एक्टिव था यार अलेक्जेंडर द ग्रेट. उम्र के साथ साथ ना इसका दिमाग इतना विकसित था, ये बहुत ही एक्टिव था. जोग्राफिकल टर्म्स, हिस्टोरिकल टर्म्स, पॉलिटिकल टर्म्स, ये तीन चीजों पर इसकी अच्छी खासी पकड़ रहती थी. हिस्टोरिकल टर्म, ज्योग्राफिकल टर्म्स और पॉलिटिकल टर्म्स, ये सारी चीजें पहले स्टडी करता था, सारी चीजें एनालिसिस करता था. उसके बाद ये अपना आक्रमण करता था. जब इसके साइरस ने जब आक्रमण किया था, उस टाइम पे क्या हुआ कि अब ये चीज ये भी देख रहा है कि हाँ भाई साइरस ने आक्रमण किया, लूटपाट मचाई और अपना निकल लिया है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको एक पाथ मिल गया. तो इसने और ज्यादा स्टडी करी, ज्योग्राफिकल टर्म्स पढ़े कि कहां से मैं घुसूंगा, कैसे घुसूंगा, कहां कहां पर मेरे को कैप्चर करना है, क्या चीजें करनी है. तो ये चीज ज्योग्राफिकल टर्म्स पढ़ी इसने, एनसीईआरटी में लिखा है. और इसने हिस्टोरिकल इतिहास भी पढ़ा कि ऐसे ऐसे ये लोग, इनमें यूनिटी तो है नहीं, तो इनको मैं आराम से निपटा सकता हूँ. ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करता था ये चीजों का. ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है हिज इंटरेस्ट इन ज्योग्राफिकल इंक्वायरी. ज्योग्राफिकल इंक्वायरी बहुत करता था लोगों की, मतलब स्टेट की या फिर टेरिटरी की, कि हाँ भाई ये क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या इनके टर्म्स से कहाँ से घुसा जा सकता है, कहाँ से लूटपाट करी जा सकती है. दिमाग देखो, प्लानिंग देख रहा हूँ उसकी खतरनाक वाली, 20 साल की उम्र में. ठीक है. ही बिलीव दैट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया देयर वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सी. उसने देखा कि ईस्टर्न साइड में कंटिन्यूएशन, समुद्र के मतलब समुद्र बहता है, समुद्र वहां पे ज्यादा है. ठीक है, मतलब नदियां बहती रहती हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल नॉलेज, उसने ज्योग्राफिकल नॉलेज जो उसने निकाली. ठीक है, समुद्र के तरफ ईस्टर्न साइड पे समुद्र बहेगा. ठीक है, तो ही थॉट दैट बाय कंक्वेरिंग इंडिया ही वुड आल्सो कंक्वेर द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड. कहने का मतलब इंडिया पर आक्रमण करने से वो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की ईस्टर्न बाउंड्री पर भी कैप्चर कर लेगा. तो दिमाग देखो, दिमाग बहुत खतरनाक लगा है. ठीक है, 20 साल का बंदा. अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ हाइडेप्स की. very 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 important from examination point of view. You have to learn it, you have to memorize it, you have to mug up it. आपको एक करना होगा भाई, अच्छे से आपको रिवीजन इसका करना होगा, अच्छे से पढ़ लेना इस चीज को. ठीक है, बैटल ऑफ हाइडेप्स किसके बीच में हुई थी? पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब सारी चीजें समझें. 327 बीसी की बात है. अलेक्जेंडर क्रॉस द हिंदुकुश माउंटेन. उसने हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस किया एंड स्पेंड नियरली 10 मंथ्स इन फाइटिंग विद द ट्राइब. छोटे छोटे जो ट्राइब्स थे, इनसे इन्हें 10 महीने लगाए. 10 महीने में सारे ट्राइब्स को निपटा के इसने वाला एरिया कैप्चर कर लिया. ही क्रॉस द इंदस इन फरवरी 326 बीसी. 326 बीसी में उसने इंदस को क्रॉस कर दिया. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज ऑफ बोट्स. ठीक है, बोट्स वगैरह पानी के सहारे इसने वो चीज अपनी क्रॉस कर ली. ही वॉज वार्मली रिसीव बाय एमपी. ठीक है, द रूलर ऑफ तक्षशिला के पास ये आया, उसको निपटाया और इसने डायरेक्ट वहां से एक मैसेज भिजवाया पोरस को. यहाँ पे लिखा है देखो, फ्रॉम देयर अलेक्जेंडर सेंट अ मैसेज टू पोरस टू सबमिट, कि अपने हथियार डाल दो. उसने ये मैसेज भिजवाया, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ. पोरस खतरनाक सन के दिमाग का आदमी विद अ ह्यूज आर्मी, सन के दिमाग का आदमी विद अ ह्यूज आर्मी. इसने क्या काम करा कि इसने कहा कि अलेक्जेंडर बेटे तू कितना ही कुछ कर ले, कितना ही तू आजा मेरे को, मतलब कितना ही तू एरिया कैप्चर कर ले, लेकिन मैं भी कुछ हूं अपने आप में और तेरा चैलेंज स्वीकार है. आज तू तेरे में दम है तो तू लड़ ले. इसने कहा कि मैं सबमिट नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तू आजा, मैं बताता हूं तेरे को कि क्या होती है लड़ाई. ठीक है, ये बात सुन के दिल पे चल गई छुरियां अलेक्जेंडर के. उसने अपनी करी आर्मी तैयार और आक्रमण. ठीक है, ये हुआ. यहाँ पे देखते हैं अपन. बट पोरस, उसने पोरस को एक मैसेज भिजवाया, बट पोरस रिफ्यूज एंड डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर. पोरस ने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया सुलह करने से, सबमिट करने से. उसने कहा कि मैं तुमसे लड़ूंगा. ठीक है, अलेक्जेंडर ने मार्च स्टार्ट किया. कहा को जो करते हैं ना इस तरह से, वो कहते हैं अलेक्जेंडर मार्च फ्रॉम तक्षशिला ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम. झेलम नदी का, झेलम नदी के ऊपर नहीं हुई थी, झेलम नदी के आसपास बता रहा हूं. ठीक है, ओके, एक सेकेंड. झेलम नदी के आसपास हुई थी. ठीक है, झेलम नदी के आसपास से लड़ाई हुई थी वहां पे, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ हाइडेप्स. बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, ओके. ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर ही सॉ द वास्ट आर्मी ऑफ पोरस. रिवर के एक तरफ अलेक्जेंडर, एक तरफ पोरस की ह्यूज आर्मी. पोरस विद अ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी के साथ, और अलेक्जेंडर के पास भी बहुत बड़ी आर्मी है. ठीक है, इसने देखा और यार बड़ी तगड़ी आर्मी भाई, इससे बंदा है, ऐसी तो फाइट हमने कभी लड़ी नहीं. ठीक है, लेकिन नदी में बाढ़ आ रही थी उस टाइम पे, तो ये लोग क्या करते कि बोट से क्रॉस करनी होती थी नदी, तो ये लोग उस टाइम पे नदी क्रॉस नहीं कर पाए.
ठीक है, लिखा है यहाँ पे एज देयर वर हैवी फ्लड्स इन द रिवर अलेक्जेंडर वाज नॉट एबल टू क्रॉस इट, वो क्रॉस नहीं कर पाया। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद वहां पे इंतजार करा, वहीं तम्बू उम्बू गाड़ के अपना मस्त चाय शाय पी कुछ दिन तक। उसके बाद ही क्रॉस द रिवर एंड द फेमस बैटल ऑफ हाइडेप्स वाज फॉट ऑन द प्लेन ऑफ करी। ठीक है, कुछ दिनों के बाद उसने वो नदी क्रॉस करी और एक घमासान युद्ध हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ हाइडेप्स। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में घमासान युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें क्या होगा, पोरस की आर्मी स्ट्रांग थी लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए। लेकिन धूल चटा दी थी अलेक्जेंडर को और उसकी पूरी आर्मी को पोरस ने। बहुत ही खतरनाक लेवल की लड़ाई हुई थी। इट वॉज अ वेल कंटेस्टेड बैटल। ऑल्दो पोरस हैड अ स्ट्रांग आर्मी, पोरस के पास स्ट्रांग आर्मी थी, बट वो हार गया अलेक्जेंडर से। लेकिन अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा खुश हुआ उसके उसके मतलब उसकी पावर से कि जो मतलब जिस तरह की उसने लड़ाई लड़ी इतनी स्ट्रांग आर्मी के साथ, जो उसने धूल चढ़ा दी एक बार को, तो अलेक्जेंडर सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये हो क्या गया भाई साहब, मेरे बस की नहीं है तुझसे लड़ना। बट क्योंकि आर्मी बड़ी अलेक्जेंडर की ज्यादा थी, इस वजह से वो जीत गया। लेकिन पोरस ने धूल चढ़ा दी थी आर्मी को भी और अलेक्जेंडर को भी। ठीक है, तो इस बात से अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन उसने वो वाला एरिया कैप्चर नहीं किया और वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसने पोरस से दोस्ती करी और वो एरिया उसको वापस कर दिया कि भाई तू बहुत अच्छा लड़ा, बहुत शानदार लड़ा, तूने मेरे पर कच्चे उड़ाए, बट ये पोर्शन तू ले ले, आपस में हम दोस्त हैं, दो तू भी तगड़ा बंदा मैं भी तगड़ा बंदा हूं और हमें आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसने ये कहा और वो पोर्शन उसको वापस कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है Alexander was impressed by the courage and heroism of this Indian prince, treated him generously and reinstated him on this throne। उसने उसका साम्राज्य उसको वापस कर दिया। ठीक है, अब क्या करा अलेक्जेंडर ने, वापस करते हुए आगे की तरफ बढ़ा। अलेक्जेंडर कंटिन्यूड हिज मार्च एज फार एज द रिवर बीज, एनकाउंटरिंग अपोजिशन फ्रॉम द लोकल ट्राइब्स, और कुछ लोकल ट्राइब्स पड़ी उनको इसने निपटाया और आगे बढ़ गया। He wanted to proceed still further eastward towards the Gangetic Valley, but he could not do so because अब ऐसा था ना, धीरे-धीरे जब ये आगे बढ़ रहा था, अब क्योंकि पोरस से ने इसका हीरो बना दिया था भाई साहब मारते-मारते, तो इसकी आर्मी क्या हुई, आर्मी इसकी फ्रस्ट्रेट हो गई, थक गई कि भैया अब हम और लड़ाई नहीं कर सकते, हमारा भैया हाथ जोड़े हमने, पोरस ने हमको वैसे ही बहुत मारा है, अब हम और पिटना नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो और आगे बढ़ रहा था लेकिन आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया था, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। देखो यहाँ पर लिखा है बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज हिज सोल्जर रिफ्यूज टू फाइट, उसके सोल्जर्स ने फाइट करने से मना कर दिया था कि भैया अब हम और पिटना नहीं चाहते। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब उसने मना कर दिया, आर्मी ने लड़ने से मना कर दिया, तो भैया अब क्या बचता, वापस चलो। तो यहाँ से वो वापस चला गया। ठीक है, लिखा भी एंड वांटेड टू रिटर्न होम, अलेक्जेंडर कुड नॉट परसुएड देम एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू रिटर्न, उसने वापस जाने का फैसला कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो उसने वहां पे चीजें कब्जाई थी, ठीक है, जो उसने वहां पे चीजें कब्जाई थी, वहां पर उनकी देखभाल करने के लिए उसने बेसिकली 4 अपने गुरखे छोड़े थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है सेरेसिस निकेटर। ध्यान रखना है इस बात का, उसने वहां पे एक गुरखे छोड़ दिए थे, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ही मेड अरेंजमेंट टू लुक आफ्टर हिज कन्क्वर्ड टेरिटरी, जो उसने एरिया कब्जाए थे उनका ध्यान रखने के लिए उसने अपने गुरखे छोड़ दिए थे वहां पे 4 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लेकिन इंपॉर्टेंट एक है सेरेसिस निकेटर, जिसने आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ट्रेडिंग करी है। ठीक है, he divided the whole territory from the Indus to the Bees to 3 provinces and put them under his governance. He retreat began in October 326 BC and the return journey was not free from ordeals. ठीक है, many Republican tribes attacked his army। अब क्या हुआ कि आर्मी में डिवीजन हो गया, तो काफी सारे लोगों ने इनके आर्मी को और भी धोया। ठीक है, और भी छोटे-छोटे ट्राइब्स ने। Anyhow, he managed to reach beyond the Indus. On his way, he reached Babylon, where he fell seriously ill and died in 323 BC। कहने का मतलब ये बेबीलोन ये वापस लौट गया, जहां पर ये बीमार पड़ गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी 32 साल की उम्र में। टाइम पीरियड है 323 BC का। तो इस प्रकार अलेक्जेंडर ने 20 साल की उम्र में ही इतना सब कुछ आतंक उठा दिया था, जिसको आज भी जाना जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट करके, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये लोग अपने आप के ग्रेट लगा लेते थे और वैसे अलेक्जेंडर था भी ग्रेट, बहुत बदतमीजी काटी इसने, लेकिन पोरस ने भी इन्होंने धूल चढ़ा दी थी। ठीक है, तो ये थी पूरी बैटल ऑफ हाइडस। इंपॉर्टेंट है, रिकॉल कर लेना। ठीक है, एक बार अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना लेक्चर, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी बदतमीजियां करी। ठीक है, ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन। अलेक्जेंडर इन्वेशन के क्या इफेक्ट पड़े, बेसिकली ये मैं आपको नॉर्मली बताया था, एनसीईआरटी ज्यादा क्लेम नहीं करेगी।
The immediate effect of Alexander invasion was that it encouraged political unification of North India under the Mauryas। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जस्ट बाद क्या हुआ, यहाँ पर अब आक्रमण तो यहाँ पर बंद हो गए, यहाँ से क्या हुआ कि अब लोगों ने बिजनेस माइंडसेट करा, अपना ट्रेडिंग वगैरह शुरू कर दी, यहाँ पे रास्ते खुल गए ट्रेडिंग के। ठीक है, द सिस्टम ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टू एन एंड। जो छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना, जो खुदक के मार रहे थे ज्यादा, तो वो बंद हो गए, वो नॉर्मल एक अपने डिसिप्लिन वे में आ गए। Alexander invasion has also paved the way for direct contact between India and Greece। इंडिया और ग्रीस के बीच में ट्रेडिंग का डायरेक्ट कांटेक्ट हो चुका था अलेक्जेंडर के बाद से। ये सबसे मेजर प्रभाव पड़ा था कि वहां पे एकदम ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, द रूट्स ओपन बाय हिम, उसके द्वारा जहां से वो आया था वो उसके द्वारा रास्ते खोल दिए गए। एंड इज नेवल एक्सप्लोरेशन इंक्रीज द एक्साइटिंग फैसिलिटी फॉर ट्रेड। और नेवी के थ्रू, जो उसकी आर्मी थी, नौसेना जो थी उसकी, उसके थ्रू ट्रेडिंग इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में ट्रेडिंग बहुत अच्छी जोरों शोरों पे चलने लगी। तो ये बेसिकली, और ये ट्रेडिंग का सबसे मुख्य कारण रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे अपने एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, जो कि अब उनके पीछे हाथ किसका है, चाणक्य का, बहुत ही इंटेलिजेंट ब्राह्मण। उन्होंने कहा था कि बेटे तेरी नंदा डायनेस्टी उड़ा दूंगा भाई साहब। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नंदा डायनेस्टी तो उड़ा दी थी भाई साहब उन्होंने, और नंदा डायनेस्टी, महापद्म नंदा डायनेस्टी से भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। वो सब आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, आने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ कि उसने जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट आया वो क्यों, वेस्ट एशिया और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग के रूट ओपन हो गए। ठीक है, तो यहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा लेक्चर ये समझ में आ गया होगा। क्या क्या पढ़ लिया हमने, अब हम देख लेते हैं एक बार। मगध अंडर द हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी की हमने पढ़ लिया अच्छे से। बिम्बिसारा, अजातशत्रु दोनों पढ़ लिए हमने। पर्शियन इन्वेशन पढ़ लिया। ठीक है, और ग्रीक इन्वेशन पढ़ लिया, जिसमें अलेक्जेंडर इन्वेशन अच्छे से पढ़ लिया, और क्या इनके प्रभाव पड़े वो सब हमने पढ़ लिए। कहने का मतलब लेसन 5 आपका कंप्लीट हो चुका है, द राइज ऑफ मगध, अलेक्जेंडर इन्वेशन। इसके बाद आपका आ जाएगा मौर्यन। देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्लेम करती है। क्या हम इसके बाद, वैसे हमने तो मौर्यन ही पढ़ा था भाई, मॉडर्न डायनेस्टी, बट देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल मौर्यन पीरियड आ जाएगा इसके बाद। द मौर्यन पीरियड, सोचे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अशोका धम्म। मजा आ जाएगा अब आपको पढ़ने। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये लेसन आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे, और क्राउन सक्सेस इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए, वहां भी पोस्ट हम करते रहते हैं। तो चलो फिर वीडियो लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और खुश रहो, मौत करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।